पूछा कि सांप गुस्से में आ गया और बदले में शहजादी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसे सुनकर अब सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा इसे दिल के कानों से सुनिएगा। अब पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में दो सपेरे दोस्त अपनी रेज़क रोटी की तलाश में निकले। उनका यही काम था सांपों को पकड़ना और बेचना। आज सुबह से वह जंगल में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सांप नजर न आया। वह दोनों थक हार कर एक दरख्त की छांव में बैठ गए। उस दरख्त के पास सांपों का एक बिल था। एक सपेरे ने दूसरे से कहा, वह देखो कितना बड़ा बिल है, जरूर उसमें सांप हो सकता है। हमें उस बिल से सांप निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने हिम्मत की और बिल को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते अचानक उनके हाथ में एक बहुत बड़ा काला नाग आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। शायद 100 साल पुराना सांप था जो भेष बदलना जानता था। दोनों सपेरे सांप को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पकड़ लिया और पिटारी में बंद कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक सपेरा दूसरे से बोला कि हमें इस नाग का जहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये सांप हमें काट सकता है। जब उन्होंने पिटारी खोली तो दोनों हैरान रह गए। उस पिटारी से नाग गायब था और उसकी जगह एक बहुत खूबसूरत नौलखा हार था। सपेरे हार देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि नाग से तो यह हार ज्यादा कीमती है। अगर हम इस मुल्क के बादशाह को दे दें तो हमें वह बहुत सारा इनाम दे सकता है। फिर वह दोनों बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। बादशाह के महल में पहुंचकर उन्होंने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उनसे आने का सबब पूछा। सपेरों ने बताया कि उनके पास एक बहुत कीमती हार है जो रानी के गले की शान बढ़ा सकता है। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे यह हार निकाल कर दिखाओ। सपेरे ने पिटारा खोला तो बादशाह और दरबार में सब लोग हार देखकर हैरान रह गए। ऐसा हार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने सपेरों से पूछा कि वो यह हार कहाँ से लाए। ये सुनकर दोनों सपेरे डर गए कि अगर हमने सच बता दिया तो शायद बादशाह हमसे हार न ले और हमें इनामो इकराम भी नहीं मिलेगा। फिर झट से वह बोले कि हमें यह हार रास्ते में मिला था। बादशाह ने हार कबूल कर लिया और सपेरों को इनाम देकर रुखसत कर दिया। बादशाह ने हार वाला पिटारा अपने पास रख लिया। शाम को जब बादशाह महल में गया तो उसने रानी को पिटारी दिखाते हुए कहा कि वह उसके लिए एक खूबसूरत तोहफा लाया। रानी यह सुनकर बहुत खुश हुई और पिटारी को लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने पिटारी को खोला तो उसमें हार की बजाय एक बहुत ही प्यारा नन्हा बच्चा सो रहा था। बच्चा इतना खूबसूरत था कि रानी उसे तकती रह गई। उसने बादशाह को आवाजें लगाना शुरू कर दी। बादशाह डर गया और भागकर जब कमरे में आया तो रानी ने सारा माजरा सुनाया। बादशाह को रानी का हार की जगह बच्चा था। बादशाह और रानी बहुत खुश हुए क्योंकि वह बहुत अरसे से बेऔलाद थे और बहुत इलाज के बाद भी उन्हें अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी थी। उन्होंने सोचा कि यह बच्चा खुदा ने दिया है और वो इसे अपना बेटा बनाकर पालेंगे। कुछ नौकरानियां उन दोनों की बातें सुन रही थीं। रानी बादशाह से पूछ रही थी, ये बच्चा तुम्हें किसने दिया है? बादशाह ने बताया कि मेरे पास 2 सपेरे आए थे और उन्होंने मुझे पिटारी पकड़ा कर कहा कि हम नौका हार लाए हैं जो रानी के गले में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी पिटारी खोल कर देखा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब पिटारी मैंने तुम्हें दे दी और पिटारी में हार की जगह ये बच्चा है। उसी दिन से बादशाह और रानी ने इस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालना शुरू कर दिया। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि रानी ने एक खूबसूरत बेटे को पैदा किया है। पूरी रियासत में खुशी छा गई और शहर भर में जश्न मनाया गया। मिठाइयाँ बांटी गई और धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। उसे तीरंदाजी सिखाई गई, अच्छी तालीम हासिल करवाई गई। आहिस्ता आहिस्ता वह लड़का जवान हो गया। जब वह शादी के लायक हुआ तो बादशाह ने रानी से उसके प्यार की बात की। रानी भी इस बात से खुश थी। बादशाह की रियासत के पास एक और रियासत थी जिसके बादशाह का नाम बिलाल था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम फूल शहजादी था। फूल शहजादी को तीर चलाना, शिकार करना सिखाया गया था और उसने आला तालीम बिलाल भी अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते थे। उन्होंने वजीर को बुलाकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। वजीर कई रियासतों में घुमा मगर फूल शहजादी के बराबर तेज जहन कोई राजकुमार न मिला। घूमते घूमते वो बादशाह की रियासत में पहुंचा। बादशाह को अंदाजा हो गया था कि दूसरे मुल्क का वजीर शायद बादशाह बिलाल की बेटी के रिश्ते के लिए ही आया है। बादशाह ने वजीर की बहुत सेवा की और आने की वजह पूछी तो वजीर ने बताया कि वह बादशाह बिलाल का वजीर है और उनकी बेटी फूल शहजादी का रिश्ता लेकर आया है, क्योंकि बादशाह बिलाल ने सुन रखा था दूसरे मुल्क के बादशाह का बेटा जवान और शादी के लायक हो गया है। फिर बादशाह ने जल्दी से अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और वजीर से मिलवाया। वजीर राजकुमार को देखते ही बहुत खुश हो गया और फूल शहजादी का रिश्ता पक्का करके अपने मुल्क वापस चला गया। कुछ दिन बाद जब शादी का ठीक वक्त आया तो बादशाह अपने बेटे को दूल्हा बनाकर बादशाह बिलाल के यहाँ बारात लेकर पहुंचे।
बादशाह बिलाल ने उनका खूब इस्तकबाल किया और अपनी बेटी फूल शहजादी का ब्याह राजकुमार से करा दिया। शादी के बाद शाह अपने बेटे और बहू को लेकर घर वापस आया। फूल शहजादी राजकुमार के साथ बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मल्लिका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब हमें महल की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। बादशाह को भी यह बात दिल को लगी और बादशाह ने अपनी रियासत में ऐलान किया और वली अहद अपने राजकुमार को बना दिया। राजकुमार बहुत अच्छे से मुल्क चलाने लगा। एक दिन राजकुमारी फूल शहजादी को उसकी दासी ने कहा, राजकुमारी साहिबा, यह जो आपका राजकुमार है यह बादशाह का बेटा नहीं है। फूल शहजादी हैरान होकर कहने लगी, ये तुम क्या बोल रही हो? दासी बोली, अगर मेरी बात पर नहीं यकीन तो आप राजकुमार से पूछो कि इनके माँ बाप कौन है। यह सुनकर फूल शहजादी के जहन में भी अपने शौहर के बारे में शक होने लगा। उसने सोचा कि शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो वह यह बात जरूर पूछेगी। जब शाम को राजकुमार आए तो फूल शहजादी ने पूछा, राजकुमार आपके माँ बाप कौन है? आप किस राजवंश के हैं? यह सुनकर राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया। वो बोला, ये कैसा सवाल है? क्या तुझे नहीं पता मैं बादशाह वीर का बेटा हूँ? लेकिन फूल शहजादी नहीं मानी और कहने लगी, सच कुछ और है। बेहतर यही है आप मुझे सच बताओ। उसने राजकुमार को उसकी माँ की कसम दी। राजकुमार अजीब कशमकश में पड़ गया। उसे लगा कि किसी ने फूल शहजादी के दिल में ये शक डाला है। राजकुमार ने बहुत समझाया, रानी यह बात मत पूछो, गलत होगा, नुकसान हो जाएगा। मगर फूल शहजादी नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आज सारा दिन खाना नहीं करूंगी। राजकुमार सोचने लगा कि अब उसे सारी बात बतानी ही पड़ेगी। राजकुमार ने फिर कहा, रानी अभी भी वक्त है, मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन फूल शहजादी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर नहीं मानती तो कल हम महल से बाहर जंगल तालाब के पास सैर के बहाने चलेंगे। मैं वहाँ तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार और फूल शहजादी घोड़े पर सवार होकर सैर के बहाने महल से निकले और एक दरिया के किनारे आ गए। फूल शहजादी ने पूछा, आप मुझे दरिया के पास क्यों लाए? क्या इस दरिया से आपका कोई रिश्ता है? राजकुमार ने फिर कहा, रानी अभी भी वक्त है, मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन फूल शहजादी फिर भी न मानी। राजकुमार दरिया में उतर गया और आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानी में जाकर बोला, रानी मत पूछो, यह सवाल मुझे तुमसे हमेशा के लिए जुदा कर देगा। फूल शहजादी फिर भी न रुकी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज सच जानकर रहूंगी। पानी जब राजकुमार की छाती तक आया तो उसने आखिरी बार कहा, रानी मत पूछो वरना मेरा और तुम्हारा साथ आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फूल शहजादी नहीं मानी। राजकुमार और आगे बढ़ा। जब पानी उसके मुंह तक आ गया तब उसने कहा, रानी आखिरी बार कह रहा हूँ, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। मगर फूल शहजादी डटी रही। फिर अचानक राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया। उसने पानी के ऊपर अपना फन निकाल लिया और फिर लम्हों में दरिया के अंदर गायब हो गया। वो दोबारा बाहर नहीं आया। फूल शहजादी यह मंजर देखकर हकीकी रह गई और काफी देर वहाँ बैठी इंतजार करती रही। राजकुमार को आवाजें देती रही लेकिन राजकुमार वहाँ न आया। राजकुमारी ने अपने शौहर को हर जगह तलाश किया लेकिन वह कहीं न मिले। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वह थक गई, जल्दी से वह घोड़े पर सवार हुई और वहाँ से महल पहुंची। महल पहुंचकर उसने बादशाह को रोते हुए बताया कि आपका बेटा दरिया में डूब गया है। ये सुनकर बादशाह तो पागल हो गया और कहने लगा, बेटी तू क्या कर रही है? फूल शहजादी बोली, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुनकर बादशाह गम से निढाल हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ दरिया के पानी का कोना कोना छान मारो, मेरा बेटा जरूर ढूंढ कर लाओ, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। सिपाही, रानी, फूल शहजादी, बादशाह और मल्लिका सब दरिया के किनारे गए और अपने लापता राजकुमार को तलाश करने लगे। सिपाहियों ने दरिया में जगह जगह जाल डाले मगर कोई कामयाबी न मिली। बहुत से गोताखोरों ने दरिया में राजकुमार की लाश तलाश की लेकिन कुछ भी हाथ न आया। मल्लिका का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। अब तो राजा रानी और राजकुमारी फूल शहजादी गमगीन दिल के साथ अपने महल वापस लौट आए। बादशाह वीर अब बूढ़े हो चुके थे और ऊपर से बेटे के गम ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बादशाह के दिल में यही ख्याल रहता कि उनका बेटा दरिया में डूबकर मर गया है। महारानी फूल शहजादी भी बहुत गमगीन रहने लगी और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी कि उन्होंने राजकुमार के साथ बहुत बुरा किया। उनके अपने करतूतों की वजह से आज उनका शौहर उनसे दूर चला गया है। अगर वह उससे उसकी नस्ल के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद वो उनसे दूर न जाता। मगर जैसा कि वजीर ने बताया था, राजकुमारी फूल शहजादी बहुत ही इल्म वाली थी। वह जानती थी। बहुत सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी।
राजकुमारी ने अपने पूरे मुल्क में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई उसे कोई नई बात सुनाएगा, चाहे वह अपनी जिंदगी का वाकया हो या किसी कदीम जमाने की कोई कहानी या रिवायत, तो उसे उसके बदले अच्छी इनामी रकम दी जाएगी। यह बात सुनते ही उस मुल्क के जितने भी कहानी निगार थे वह महल में जमा होने लगे। फूल शहजादी रोजाना कहानियां सुना करती थी। उसके पास कहानियां सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई जंगलों पहाड़ों की कहानी सुनाता तो कोई किसी राजा की तारीख बयान करता। राजकुमारी फूल शहजादी का बस यही मशगला था कि वह सुबह से शाम तक नई नई कहानियां सुनती रहती थी, लेकिन फिर भी राजकुमार का कहीं सुराग न लगा सकी। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता गया। एक दिन उसी मुल्क का एक बूढ़ा आदमी पास के जंगल से गुजर रहा था। जंगल अब करते करते उसे रात हो गई, तो उसने सोचा कि अब रात के वक्त आगे बढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। यह सोचकर वो बूढ़ा आदमी उसी जंगल में एक पीपल के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात का वक्त था, खौफ के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 12 बजे तो उसने देखा कि एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में झाड़ू लगा दिया। फिर एक पानी छिड़कने वाला आया और हर जगह पानी छिड़क दिया। उसके बाद वहाँ कुर्सियां लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन तख्त लाया गया। बूढ़ा आदमी पीपल के दरख्त पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ एक दरबार लगने लगी है। बूढ़ा आदमी बहुत डर गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, क्या आज ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं, पता नहीं ये जिन्नात का दरबार है या क्या चीज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वहाँ एक से बढ़कर एक शख्सियत आने लगी। अजीब मेहमान आने लगे। वो अजीब इसलिए थे क्योंकि उनका आधा जिस्म सांप का था और आधा इंसान का। खौफनाक नजर आने वाले नागों का दरबार सजा हुआ था। जब सब लोग आ गए तो वहाँ 2 और सिंहासन तख्त रखे गए और थोड़ी देर बाद नागों के राजा और उनके बेटे युवराज नौजवान राजकुमार आकर बैठ गए। पूरा दरबार उनका इस्तकबाल कर रहा था। उनके दरमियान जो बातें होनी थी वह हो रही थी, लेकिन नागराज का बेटा चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा था। उस दरबार में राजकुमार की शादी के बारे में बातें हो रही थी। जब राजकुमार की शादी का जिक्र आता तो वह गर्दन ऊपर करके बहुत उदास हो जाता। कुछ देर तक यह बातें चलती रहीं और इस दौरान वह बूढ़ा आदमी पीपल के दरख्त पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है और यह लोग कौन है। उसे लगा कि आज वो उनसे जिंदा नहीं बचेगा। वो खौफ के मारे दरख्त की एक शाख से चिमट कर पड़ा रहा। 3-4 घंटे बाद दरबार खत्म हो गया। सब मेहमान वहाँ से जा चुके थे, लेकिन नागराज और उनका बेटा पीपल के दरख्त की तरफ आ गए। तब पीपल के दरख्त पर बैठा बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि यह लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं और उसे लगा कि अब यह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि वो उस दरख्त पर बैठा है। यह सोचकर बूढ़ा आदमी बहुत डर गया, मगर नागपुत्र राजकुमार पीपल के दरख्त की जड़ों के पास बैठकर रोने लगा और अपनी रानी फूल शहजादी को याद करने लगा और अपने आप से अपने दिल की बातें करने लगा। सब बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह तो बहुत बड़ा ही मोर्चा हो गया है। वह देख रहा है कि क्या हो रहा है और कुछ देर रोने के बाद वह कहने लगता है, हाय मेरे फूल शहजादी, काश तुमने जिद ना की होती। और फिर नाग वहाँ से चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सुबह होने लगी। जब सुबह हुई तो वह बूढ़ा आदमी दरख्त से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने शहर लौट आया। तब उसे अपने गांव के कुछ लोगों से पता चला कि बादशाह की बहू राजकुमारी का हुक्म है कि जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे इनाम व कराम दिया जाएगा। वो बुजुर्ग सोचने लगा, अगर मैं यह बीता हुआ वाकया राजकुमारी को सुनाऊं तो शायद मुझे इनाम मिले और मेरी गुर्बत काटी जाए, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर वो बूढ़ा आदमी बादशाह के दरबार में पहुंचा, जहां राजकुमारी का दरबार लगा हुआ था, जहां फूल शहजादी रोजाना कहानियां सुना करती थी। वहाँ एक से बढ़कर एक बड़े आलिम फूल शहजादी को कहानियां सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आया। वो महारानी फूल शहजादी से कहने लगता है, महारानी आज मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा है। आपने लोगों से बहुत सी कहानियां सुनी, आज मैं आपको ये आंखों देखा वाक्य सुनाऊंगा जो आपको पुरानी कहानियों से भी ज्यादा मजा देगा। रात के वक्त जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने यही मुनासिब समझा कि वहीं रुक जाऊं और उसी जंगल में एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब वो वहाँ देखता है कि वहाँ एक नागराज का दरबार लग रहा है। उन सब का आधा जिस्म इंसान का था और आधा जिस्म नाग का। ऐसे अजीब मखलूक दरबार में आई हुई थी। कुछ देर उसे लगा कि यह लोग उसे मार डालेंगे, लेकिन उस वक्त वह पीपल के दरख्त पर चिमट कर खामोश बैठा रहा। और जब दरबार खत्म होता है तो वहाँ से नागों के राजा का बेटा उसी पीपल के दरख्त की तरफ आया
जिस दरख्त पर मैं बैठा था। वो घोड़े से नीचे उतरा और पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर हाय फूल शहजादी शहजादी कहते हुए रोता रहा। उसके बाद वह वहां से गायब हो गया। अब जब यह बात राजकुमारी फूल शहजादी ने सुनी तो वह बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं तुम्हें इतना माल दूंगी कि तुम्हारी कई नस्लें बैठे बैठे खा सकते हैं, लेकिन तुम मुझे उस जगह ले जाओ जहां तुमने राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी डर गया और कहने लगा, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहने लगी, नहीं बाबा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी फूल शहजादी ने एक सोने के सिक्कों से भरी थैली उस बूढ़े आदमी को दी और कहने लगी, मैं तुम्हें और भी सोने के सिक्के दूंगी, तुम मुझे बस वहां ले चलो। बूढ़ा बुजुर्ग इतने सारे सिक्कों को देखकर खुश हो गया और वो राजकुमारी फूल शहजादी को लेकर उस जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ वक्त बाद उसी जगह पहुंचकर बूढ़ा आदमी कहने लगा, राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के ऊपर दरख्त पर बैठकर सब कुछ देखा था। तब राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस तरह बूढ़ा आदमी और फूल शहजादी उस दरख्त पर चढ़कर बैठ गए और इंतजार करने लगे। उस दरबार के इंतजार में पूरी रात निकल गई, लेकिन वहाँ कोई दरबार न लगा। उस रात न कोई दरबार सजा और न कोई नाग आया। अब रानी बजंती बूढ़े आदमी पर गुस्से हो गई और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और उसके लिए मैं तुम्हें सख्त सजा दे सकती हूँ। तब बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वही मैंने आपको बताया है। तब रानी कहने लगी, तो फिर आज क्या हुआ? तब बूढ़ा आदमी बोला, महारानी साहिबा, यह मैं भी नहीं जानता कि वो लोग आज क्यों नहीं आए। फूल शहजादी मायूस होकर आंखों में आंसू लिए हुए वहां से महल वापस आ गई। उधर वो बूढ़ा आदमी दिल ही दिल में परेशान रहने लगा कि वो रानी के सामने झूठा नजर आया। वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि उस दिन कौन सी तारीख थी जिस दिन वो जंगल दरबार लग रहा था। उसने यह बात माहिरीन फल्कियात से पूछी। तब माहिरीन ने बताया कि उस दिन चांद की 14वीं रात थी। चांद मुकम्मल तौर पर उगा हुआ था और उस रात जिन्नात की इबादत होती है और तुमने शायद उन जिन्हों की इबादत देख ली हो। अब वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली चांद की 14 तारीख पर वो रानी को लेकर वहां जाएगा। महारानी भी उस बूढ़े आदमी से कहती थी, अगर तुम मुझे वो मंजर दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और जब अगली चांद की 14 तारीख आई तो वह बूढ़ा आदमी महल पहुंचा और महारानी से कहने लगा, महारानी, आज आपको मेरे साथ उस जंगल जाना पड़ेगा। आज मैं आपको वो मंजर दिखाऊंगा। दोस्तों, फूल शहजादी और वो बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रात के 12 बजने का वक्त करीब आया तो वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आया। वह झाड़ू लगाकर जब चला गया तो पानी छिड़कने वाला आया। वो पानी का छिड़काव करके जब चला गया तो थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ नाग लोग आना शुरू हो गए। नागों का आधा जिस्म इंसान का और आधा जिस्म नाग का था। बूढ़ा आदमी इशारे से कहने लगा, महारानी, अब आप गौर से देखें, यही सब मैंने उस दिन देखा था। दोस्तों, फूल शहजादी उस मंजर को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ वक्त बाद रानी का शौहर भी हाजिर हो गया, क्योंकि वो नागराज का बेटा था। उसका आधा जिस्म सांप नाग का था और आधा इंसान का। शहजादी उसे देखते ही पहचान गई और कहने लगी, यही मेरा शौहर है। महारानी सोचने लगी कि अब मैं उसे कैसे हासिल कर सकती हूँ। हिम्मत करके वह आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के खोखले तने से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी घबरा गया और राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा इजलास चलती रहती है। जब सभा खत्म होने का वक्त आता है तो सब नाग वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार भी उस पीपल के दरख्त के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर फूल शहजादी बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि उसका आधा जिस्म नाग का और आधा इंसान का था। अपने शौहर को रोते देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। वह जड़ों से निकलकर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक जब राजकुमार ने अपनी आंखों के सामने फूल शहजादी को खड़ा देखा तो वह चौंक गया और घबरा कर कहने लगा, रानी, तुम रानी कहने लगी, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार बोला, नहीं रानी, बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती। ये जो सभा होती है वो मेरी शादी के बारे में है। मेरे बाबा जान ने सभा में मेरे ब्याह का रिश्ता तय कर दिया है। जब तीसरी सभा होगी तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। फिर बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। मुझे तो अपनी नई बीवी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो उस दिन मुझे ठुकरा दिया था। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेरी असल नस्ल मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर फूल शहजादी रोने लगी
और बार बार अपनी गलती की माफी मांगने लगी। राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, ये रोने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अगर तुमने वह तरीका कर लिया तो शायद हमारा मिलाप हो सकेगा। तब फूल शहजादी जल्दी से बोली, तुम जो भी तरीका बताओगे मैं वही करूंगी, मगर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार कहने लगा, रानी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे अपने वालिद के दरबार में पहुंचना है, लेकिन अगली 14वीं की रात के दिन तुम्हें इसी जगह आना होगा और यहाँ आकर बैठना होगा। जब दरबार लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपके से महाराज के तख्त के नीचे आकर छुप जाना, और जब मेरी शादी की बात चले तो तुम तख्त के नीचे से निकलकर महाराज के सामने खड़ी होना और मुझे उनसे मांग लेना। अगर महाराज ने तुम्हारी बात मान ली तो मैं तुम्हें हासिल हो जाऊंगा। यह कहकर वह नाग वहां से गायब हो गया। उधर महारानी फूल शहजादी और वह बूढ़ा आदमी अपने शहर वापस आ गए। सबसे फूल शहजादी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगी कि क्या वह राजकुमार को पा सकेगी या नहीं। दूसरी तरफ बादशाह भी अपने बेटे की जुदाई में दिन रात गमगीन रहता है। वक्त गुजरता जाता है। रानी सोचती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली चांद की 14वीं के दिन वह अपने शौहर को पाकर ही रहेगी। ये सोचकर वह कहानियां सुनना भी छोड़ चुकी थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। लगा जब तीसरी चांद की 14वीं करीब आई तो रानी दिल में पक्का इरादा कर लेती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने शौहर को लेकर ही लौटेगी। वो बूढ़े आदमी को साथ लेकर उस पीपल के दरख्त के पास पहुंची और दोनों उस दरख्त के नीचे की जड़ में छुपकर बैठ गए। दरबार लगने का इंतजार करने लगे। आधी रात को ठीक 12 बजे दरबार की तैयारियां शुरू हो गई। कुर्सियां लगने लगी और राजा का तख्त लाया गया। तब रानी पीपल के खोखले तने से निकलकर तख्त के नीचे छुप गई। फिर एक एक करके बड़े जिस्म वाले नाग आकर बैठने लगे। कुछ देर बाद राजकुमार का वालिद, जो नागों का राजा था, वो भी वहां आ गया। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया और दरबार शुरू हुआ। सबके दरमियान बातचीत होने लगी। कुछ वक्त के बाद राजकुमार की शादी का जिक्र आया। जैसे ही शादी की बात छिड़ी, राजकुमारी फूल शहजादी मौका पाते ही तख्त के नीचे से निकलकर महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर अचानक एक औरत को यूं दरबार में आता देखकर सारा मजमा घबरा गया। तब नागराज बोला, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में आधी रात के वक्त यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? हम नाग हैं और तुम जानती हो नाग कितने जहरीले होते हैं। ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर फूल शहजादी बड़े हौसले से कहने लगी, महाराज डर की क्या बात, मैं तो आपकी बहू हूँ। यह राजकुमार मेरे शौहर हैं। अगर आप यकीन ना करें तो इन्हीं से पूछ लीजिए। मेरी शादी इन्हीं के साथ हुई है। जब नागराज ने अपने बेटे से इस बारे में पूछा कि राजकुमार यह औरत कौन है, तो राजकुमार ने अपने साथ होने वाली सारी कहानी अपने बाप को बता दी। वह कहने लगा, बाबा जान एक दिन मुझे कुछ सपेरे सांप पकड़ने वाले पकड़कर अपने पिटारे में बंद करके ले जा रहे थे। मैंने उनसे बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौ लिखा हार कीमती हार का रूप धर लिया। उन सपेरों ने वो नौ लिखा हार वहाँ के मुल्क के बादशाह के महल में जाकर पेश कर दिया। तब मैंने सोचा क्योंकि यह बादशाह की औलाद है, इनका कोई बेटा नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी माया जादुई ताकत से इनका बेटा बन जाऊं। क्यों मैंने अपनी माया से इनका बेटा बनकर कई साल इनके महल की ऐश में गुजारे और बादशाह ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। फिर इन्हीं ने मेरी शादी इस खूबसूरत रानी से कर दी। मगर एक दिन जिद करके इसने मुझसे मेरी नस्ल के बारे में पूछ लिया कि तुम किस राज्य खानदान से हो। मैंने इसे बहुत समझाया मगर यह नहीं मानी। जब यह नहीं मानी तो मैं इसे अपने असली ठिकाने पर ले गया, जहाँ मैंने अपना असल नाग रूप धारण कर लिया और अपने खानदान के पास लौट आया। यह सुनकर नागराज रानी फूल शहजादी से पूछने लगा, देवी क्या यह सब सच है? तब फूल शहजादी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, सब कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी इन्हीं के साथ हुई थी और उस वक्त इनका पूरा जिस्म इंसान का था। ये बात सुनकर नागराज गुस्से में आकर अपने बेटे को डांटने लगे। पहले तुमने हमारी रिवायत के खिलाफ जमीन पर शादी की और फिर इस औरत को छोड़कर वापस हमारे पास आ गए। तुमने यह बहुत बड़ा जुर्म किया है और ऊपर से हमें कुछ बताया तक नहीं। रोज रात को रोते रहे। अब मैं तुम्हें ये बद्दुआ देता हूँ कि जब तक ये औरत जिंदा रहेगी तुम जमीन पर रहकर इसी के साथ जिंदगी गुजारोगे। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल करके इसी के साथ रहना होगा और जिस बादशाह के तुम बेटे बने थे तुम्हें उसी बादशाह की खिदमत भी करनी होगी। जाने अनजाने में तुमने उस बादशाह के साथ भी धोखा किया, उसका दिल दुखाया। आखिरकार पालने वाला भी बाप होता है। अब तुम उसकी सल्तनत भी संभालोगे जब तक वहाँ का सारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता। तुम हमारी नगरी नागलोक वापस नहीं आ सकोगे। अब तुम्हारी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती। यह कहकर नागराज ने फूल शहजादी को उसका शौहर वापस दे दिया। राजकुमार अपने असल रूप में आ गया। फिर रानी फूल शहजादी और राजकुमार ने
नागराज के कदमों में सर झुकाकर दुआ ली और इजाजत लेकर वहां से महल की तरफ रवाना हो गए। जब राजकुमार अपने महल पहुंचा तो देखा कि बेटे के गम में बादशाह की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। राजकुमार को देखते ही बादशाह खुशी से फूले न समाये, जैसे उनकी सारी बीमारियां खत्म हो गई हों। और मल्लिका भी अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत ज्यादा रोई और उसने वादा लिया कि बेटा दोबारा हमें छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। पूरी सल्तनत में खुशी और जश्न मनाया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में ऐलान कर दिया जाए कि उनका राजकुमार वापस आ गया है। यह सुनकर पूरे शहर में खुशियों का तूफान आ गया। बादशाह और उनकी मल्लिका अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। यूं शहजादी ने अपने गुमशुदा शौहर को दोबारा पा लिया और दोनों ने बड़ी मोहब्बत से जिंदगी बसर की। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि चाहे औरत कितनी ही वफादार क्यों ना हो, अगर उसकी इज्जत से खानदानी रिश्ते में दरार आती है तो ऐसी इज्जत को कभी पूरा नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वाकया आप सबको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। नहीं जाएगा। पूरी सल्तनत में खुशी और जश्न मनाया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में ऐलान कर दिया जाए कि उनका राजकुमार वापस आ गया है। यह सुनकर पूरे शहर में खुशियों का तूफान आ गया। बादशाह और उनकी मल्लिका अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। यूं शहजादी ने अपने गुमशुदा शौहर को दोबारा पा लिया और दोनों ने बड़ी मोहब्बत से जिंदगी बसर की। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि चाहे औरत कितनी ही वफादार क्यों ना हो, अगर उसकी इज्जत से खानदानी रिश्ते में दरार आती है तो ऐसी इज्जत को कभी पूरा नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वाकया आप सबको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना और अपने से जुड़े अपने